तो स्टार्ट करते हैं निमसेट मॉक टेस्ट 3 का डिस्कशन। क्वेश्चन रिलेशन का दे रखा है तुम्हारे सामने। इज अ सेट x कॉमा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सभी को पता है सर्कल होता है जिसका सेंटर क्या है 0,0 एंड रेडियस इज 1। उसका कोई खास यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है। x और y रिलेटेड टू r है, तो आज डिटेल में डिस्कशन नहीं रहेगा। जिस तरह से एग्जाम में करा जाता है उस तरह से हम बात करेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है रिलेशन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एवरी एक्स रिलेटेड टू एक्स होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है तो दिस इंप्लाइज वाई रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज करो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सेम चीज आएगी। इसका मतलब दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। सिंपल सी बात है, क्योंकि चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन ही टिक करना है। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट एन नेचुरल नंबर डिफाइंड एन रिलेटेड टू एम, एन इज अ फैक्टर ऑफ एम। जैसे कि एन इज अ फैक्टर ऑफ एम का मतलब ये हुआ कि टू इज अ फैक्टर ऑफ 10, या जो भी नंबर लिखना चाहो, कोई भी इवन नंबर लिख सकते हो। टू इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है एन इज रिलेटेड टू एम। हमें देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है कोई भी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू ए सेट हो तो फॉर एवरी ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो इसका मतलब एन और एम को ए कर दें, ए इज अ नेचुरल नंबर। क्या ए का फैक्टर है, बिल्कुल है। इसका मतलब दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है भाई। अब इसके बाद सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए होता है अगर ए रिलेटेड टू बी है तो दिस इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, हम कमियां निकालते हैं, क्यों नहीं है इस बारे में सोचते हैं। क्या टू फैक्टर है फोर का, बिल्कुल है। तो क्या फोर फैक्टर है टू का, नहीं है। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या एग्री करते हो सब लोग, ठीक है। तो सिमेट्रिक नहीं है। अब देखना है हमें क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में भी कमी ढूंढते हैं। टू क्या फैक्टर है फोर का, क्या फोर फैक्टर है एट का। तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि ये फिक्स नंबर है। तुम कोई भी ऐसे नंबर ले लो, ठीक है। फोर फैक्टर एट का है या 16 का है, तो दिस इंप्लाइज, ये बिल्कुल इंप्लाई कर रहा है कि टू फैक्टर है एट का। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। क्या एग्री हो सब लोग, ठीक है। तो सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। क्या एग्री करते हो सब लोग, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट करते चलो। ये एक फंक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, बेसिक अलजेब्रा है बेसिकली। हमें F11 बताना है, तो ठीक है रख दो सीधा सीधा F11। यहाँ 11 रखेंगे क्या आएगा, 22 माइनस 4 18, माइनस 2√18। अब देखो उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तुम सीधा सीधा भी कर सकते हो। ये क्या रूट 6 इंटू रूट, या रूट
9 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 2ab वाला ही टर्म तो होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a प्लस बी, ये √2 का स्क्वायर है, √9 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा √9 प्लस √2 के होल स्क्वायर, माइनस आएगा। सो दिस इज 1/3 प्लस √2 प्लस 1/3 माइनस √2। अब तो कर सकते हो, फटाफट सॉल्व करो, देखो क्या आता है। ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे 7 आ जाएगा, 9 माइनस 2 एलसीएम लेकर। क्लियर है बात? तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखते चलो। द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन से भी यूजुअली क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। log x बेस a में हमें पता है x पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा, x प्लस 3 भी पॉजिटिव होगा, और बेस 1 नहीं होगा। फटाफट करते चलो साथ में। ये इनइक्वलिटी हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 1 माइनस 1, इधर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। पॉजिटिव चाहिए तो -1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। x -3 से बड़ा है, x -2 नहीं है। 1 -1 इधर पॉजिटिव, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, -3 से बड़ा एंड -2 नहीं होगा, बीच में -2 हटाना होगा। तो इंटरसेक्शन में जहां पे एक के ऊपर एक कॉमन लाइंस आती हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन। तो क्या आ रहा है, x लाई कर रहा है -1 से -3, -2 हटाएंगे, यूनियन 1 से बड़ा एक्सेप्ट -2, चेक कर लो, -3 से -1, इक्वलिटी कहीं आएगी नहीं। और इवन इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -3 से -2 यूनियन -2 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्लियर? -2 एक्सक्लूड हो गया, सी इज द आंसर, क्योंकि 1 कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्लियर? सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट अटेम्प्ट करते रहो। द फंक्शन f अप टू r e टू द पावर x का ग्राफ हमें पता होना चाहिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 1 होता है। अच्छा, e टू द पावर x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से इंफिनिटी, 0 से बड़ा। जबकि कोडोमेन क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर, तो कोडोमेन रेंज के बराबर है नहीं, तो ये ऑन टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इनटू। फटाफट करते चलो, ऑन टू नहीं होगा, क्या होगा, इनटू। क्लियर एवरीवन? तो 1 1 एंड इनटू, सी इज द आंसर। क्लियर? आगे देखें, अब ये कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें क्या बताना है, ए की वैल्यू। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0 होता है, या f ऑफ a होता है। 0 पे है तो f ऑफ 0, f ऑफ 0 दे क्या रखा है, a, कॉन्टिन्यूअस दे ही रखा है, तो सिर्फ 0 से पहले क्या निकलेगा, LHL। LHL निकाल लो,
फटाफट इसकी लिमिट लो, हॉस्पिटल भी लगा सकते हो या फिर बेटर रहेगा इसको हम ब्रेक कर ले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, और लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x 1 आता है। तो क्या करना पड़ेगा 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x टेंस टू 0 में ये पूरी चीज 1 आएगी। सो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 8। आरएचएल निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हें दे रखा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली वो आरएचएल के इक्वल ही आएगा। सो सिंपली a इज इक्वल टू 8। ए इज द आंसर। क्लियर है एवरीवन? ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इस साल निमसेट में भी आया था। dy बाई डी एक्स निकालना है और जब भी पावर में सारी चीजें हों तो क्या कर लेते हैं हम, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं बेस ई का। फटाफट करते रहो साथ में। और लॉग की प्रॉपर्टी आई थिंक सबको याद है। ये हो जाएगा ln x टू द पावर n प्लस ln y टू द पावर n। ln 2 अलग निकाल लो, ln x प्लस y टू द पावर m प्लस n। तो ये आ रहा है m ln x, ये आ रहा है n ln y, ये ln 2, ये m प्लस n ln x प्लस y। अब डिफरेंशिएट करो फटाफट x के रिस्पेक्ट में। तो ln x का 1 बाय एक्स, ln y का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, ln 2 का 0, ln x प्लस वाई का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई करो, डी वाई बाई डी एक्स निकालो फटाफट। सभी लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो और डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करो। डी वाई बाई डी एक्स एक साइड ले जाओ, हाँ भाई सभी लोगों के पेन चलते रहना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स एक साइड लेके जाओ और इधर सिंप्लीफाई करो इन दोनों का एलसीएम लेकर के। आई थिंक वाई बाई एक्स आएगा। आ रहा है किसी का वाई बाई एक्स? चेक कर लो एवरीवन। सॉल्व करोगे तो वाई बाई एक्स आ जाएगा। आया किसी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडेफिनेट इंटीग्रल का, और ये अंडर रूट क्वाड्रेटिक दे रखी है। अंडर रूट क्वाड्रेटिक में करते क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाते, माइनस साइन कॉमन ले लो, प्लस ए स्क्वायर ऐड कर लो, माइनस ए स्क्वायर कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई dx। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एक्स का कोई मल्टीपल है नहीं तो टी एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताएगा फॉर्मूला ये 1/2 एक्स, एक्स की अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस के। एक्स की जगह एक्स माइनस ए रख दो हर जगह, 1/2 एक्स की जगह एक्स माइनस ए आएगा। और यहां पे वही चीज इंटीग्रल फिर से आ जाता है, तो यहां पे फिर से वही चीज लिख दो तुम, अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। पूरा लिखने पे ये चीज सिंप्लीफाई होके यही आएगी 2ax माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे, चेक कर लो आंसर। आई थिंक फर्स्ट इज द आंसर। क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो या 1 अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक हो तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से। 0 से पाए एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ये दे रखा है, के की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, आई एज्यूम कर लो, 0 से पाए एक्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी हमें पता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ए टू बी इंटीग्रल एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे जब ये प्रॉपर्टी लगाओगे 0 से पाए, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी पाई, पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। साइन पाई माइनस एक्स सबको पता है साइन एक्स होता है, पाई से एक बार पाई से मल्टीप्लाई कर लें, एक बार एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, पाई बाहर आ जाएगा, 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, थोड़ा स्पीड में करो, माइनस 0 से पाई एक्स टाइम्स एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फिर से आई अपेयर हो गया, तो दैट इज ट्वाइस आई, पाई टाइम्स 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स, यही दे भी रखा है। और ये 2 अगर इधर ले आते हो और आई की वैल्यू निकालते हो तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस जो भी इंटीग्रल है, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, पाई बाई 2। सिंपल। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो ये टाइप अगर आता है इस बार एग्जाम में तो हैंडल कर लोगे ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर भी वैसे याद होना चाहिए तुम्हें, 1/e होता है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको L मान लो, और जब भी पावर का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसको लॉग से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, लॉग से। हमने लिमिट को L मान लिया, अब दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड क्या ले लें, इसको L के इक्वल ले लिया, दोनों साइड लॉग ले लो बेस E का, ln L, लिमिट के अंदर लॉग चला जाएगा, ln n फैक्टोरियल, साथ में करो, डिवाइड बाई n। अच्छा, n फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3, क्यों भाई, से लेके n तक। नोट करो, n फैक्टोरियल लिख लिया, 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके n तक, और नीचे n टू द पावर, अच्छा नीचे ये n टू द पावर n, दैट इज n, नीचे n टू द पावर n, n टू द पावर n का मतलब क्या हुआ कि n कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n बार, n को n बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो सिंपली करो ये कि हर एक नंबर को n से डिवाइड करो। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में दिख जाता है। होल टू द पावर 1/n, कितना नोट करो, होल टू द पावर 1/n। ठीक है, अच्छा यहाँ वेरी क्या कर रहा है, 1 2 3 4 से लेके n तक वेरी कर रहा है, ये 1/n लॉग की प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, और ये लिमिट एज वेल एज इंटीग्रल एज अ सम ऑफ लिमिट का क्वेश्चन है, ये 1/n बाहर ले लो,
इसको तुम ऐसे लिखो, ध्यान से देखो, समेशन एल एन, अच्छा इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई प्लस एल एन जेड करके, ये क्या आ जाएगा, एल एन वन बाय एन प्लस एल एन टू बाय एन प्लस एल एन थ्री बाय एन प्लस एल एन फोर बाय एन प्लस एल एन बाय एन, लॉग की प्रॉपर्टी से। तो इसको 1 2 3 की जगह आर लिख लो, आर बाय एन, आर की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक वेरी करेगी, एन तक। और अगर इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम सबने पढ़ा है, तो आर बाय एन को एक्स रखते हैं और 1 बाय एन को डी एक्स रखते हैं और करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स डिसाइड करते हैं। इंटीग्रल बना लेते हैं, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम एल एन एक्स हो जाएगा, 1 बाय एन की जगह डी एक्स रख दो। अब ये लिमिट्स, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट होती किस पे है, एक्स पे। आर को जरा 1 रखो, एन टेंस टू इन्फिनिटी है, आर को 1 रखेंगे, 1 बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0, और आर की वैल्यू एन रखो तो एन बाय एन क्या आ जाएगा 1। एंड वी शुड नो एल एन एक्स का इंटीग्रल याद होना चाहिए, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स आता है, नोट करो इतना, यह आ जाएगा एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। 1 रखो यहाँ पे, 1 रखोगे क्या आ जाएगा, 1 एल एन 1 माइनस 1। देखो यहाँ पे फिर से एक प्रॉब्लम आती है, जीरो हम रख नहीं सकते, जीरो, एल एन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केस में करना ये होता है हमें, जब इस तरह की वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, इसमें तो रख ही सकते हैं ना, तो जहां नहीं रख सकते वहां पे लिमिट लो, और 0 से 1 है इसका मतलब 0 के आगे है, 0 प्लस है, एक्स एल एन एक्स, यहाँ तो रख ही सकते हो 0। 0 प्लस पे एल एन की वैल्यू क्या आती है, सबको पता होना चाहिए, दैट इज माइनस इंफिनिटी। ठीक है, अब हमारा काम बेसिकली ये है, ये तो -1 आई गया, इधर बस ये वैल्यू पता चल जाए। ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी है और ये 0 है, तो इस लिमिट को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, इसको ऐसे लिख लो एल एन एक्स, और एक्स को लिखो 1 बाय एक्स, तो ये आ रहा है माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में क्या लगा सकते हैं, हॉस्पिटल लगा सकते हैं, डिफरेंशिएट कर लो, एल एन एक्स का 1 बाय एक्स, इसका -1 बाय एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये फाइनली माइनस एक्स, और x को 0 रखने पे 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये वैल्यू अगर देखो तो -1 बन गई। इसीलिए हमने बोला था अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए तो याद रखना, और ये l की वैल्यू नहीं है, ये किसकी वैल्यू है, एल एन एल की वैल्यू। तो यहां से जब l निकालोगे, लॉग का बेस क्या होता है एल एन का, e की पावर -1। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन बाई चांस दिख जाए तो फिर हमें रटा होना चाहिए, इसका आंसर क्या आता है, e की पावर -1, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो इसका आंसर आगे के लिए याद कर लो, दैट इज e टू द पावर -1। आगे बढ़ते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये हमें याद होना चाहिए एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, से जो बाउंडेड एरिया आता है वो आता है 16ab/3। क्या आता है, 16ab/3। कंपेयर कराओ तो a क्या है, a भी 1 है, b भी 1 है, a और b को 1 रख दो, आ गया 16/3। तो इस तरह के काफी सारे रिजल्ट्स हैं जो हमें रटे होने चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट देखें, 16ab/3 इस पर्टिकुलर केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन से ही मान के चलो एक या दो क्वेश्चन आने वाले हैं, इसकी ऑर्डर डिग्री पूछी गई है। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2। और ध्यान रखना साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, एंड जितने भी 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं,
सबकी सीरीज होती है इन्फानाइट तक, तो यहाँ साइन एक्स की सीरीज बनेगी। क्या बनेगी? साइन एक्स की सीरीज बनेगी इन्फानाइट तक। तो dy बाई डी एक्स की पावर इन्फानाइट तक बढ़ेगी। क्लियर है? तो अगर dy बाई डी एक्स या किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव में dy बाई डी एक्स क्या है? डेरिवेटिव। अगर उसमें इन्फानाइट तक पॉलिनोमियल बन जाए तो ऐसे केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? ऑर्डर इज 2, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। आगे बढ़े तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, dy बाई डी एक्स दे रखा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा? ln y बाई एक्स, और अगर पूरा फंक्शन y बाई एक्स का है, इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है। y इज इक्वल टू वी एक्स रखा जाता है। नोट करो सभी लोग, क्या रखेंगे? y इज इक्वल टू वी एक्स, और डिफरेंशिएट कर लो उसको, dy बाई डी एक्स, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x कांस्टेंट लो, dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू रख देंगे, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, y बाई एक्स आ जाएगा v, ये ln v प्लस 1, v देखो कैंसिल हो जाएगा, और अब वेरिएबल सेपरेबल कर लो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा dv अपॉन v ln v और dx बाई एक्स। चेक कर लो। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। समझ में आ रही बात? क्या कर लेंगे? बोथ साइड इंटीग्रेट। आई थिंक फर्स्ट इंटीग्रल दिख रहा है कि हम अगर यहाँ पे ln v को t ले लें तो 1 बाय वी dv इज इक्वल टू dt आएगा। ठीक है, ln v को t ले रहे हो तो ये 1 बाई t बचेगा, dv बाई v की जगह क्या रखते हैं? dt, और ये है t, ये ln t और ये ln x। मॉड साइन का नहीं यूज करा है तो मॉड हम भी ना यूज करें। प्लस दोनों अगर लॉग में आए तो कांस्टेंट को भी तुम लॉग में ले लो, लॉग के ले लो। t की जगह क्या रख दें? ln v, एंड v इज ln y बाय x, v इज ln y बाय x, तो ln ऑफ ln y बाय x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ln kx। क्या एग्री हो सब लोग? एक लॉग हटा दो तो ln y बाय एक्स इज इक्वल टू के एक्स, फिर बेस e है तो y बाय एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर के एक्स, या y इज इक्वल टू x इंटू ई की पावर के एक्स। सी एक्स बोल सकते हो। क्लियर है बात? तो ये आइडिया क्लियर है। इस तरह की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हैंडल कर लेंगे हम लोग। फटाफट करते चलो साथ में, टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब आते हैं? जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल हो और एज वेल एज उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल है। तो अब इसका पहले तो रियल पार्ट अलग करो, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ से i कॉमन ले लो, 2x माइनस वाई, यह आ जाएगा तुम्हारा 4, यहाँ से i कॉमन लो तो 2y माइनस 5, इसको 4 रख लो, रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। ठीक है, अब ये सॉल्व किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लो, x एंड y आर रियल नंबर, सो दिस इज t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
फैक्टराइज करो, उससे t की वैल्यू निकालो, 4n -1, t की वैल्यू आ रही है 4n -1 हो नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर 4 है, इसका मतलब x +-2 है, ठीक है। यहां से देखो 2x इज इक्वल टू 3y -5, एक बार x को 2 रखो और y निकाल लो, x को 2 रखो, ये 6 हो गया, y क्या आ जाएगा 6 + 5 11/3, ठीक है। और एक बार x को -2 रखो, -2 रखेंगे तो ये -4 1/3 आ जाएगा, और एक आंसर दे रखा है यहाँ पे, क्लियर है। तो सिंपल बेसिक एप्लीकेशन है, 2 रखने पे चेक कर लिया था ना, 2, अच्छा 2 रखेंगे 6 + 5, अच्छा y निकालना है ना, x की वैल्यू 2 रखी, यहाँ 4 हो गया, अच्छा 9 होगा, सॉरी 6 नहीं होगा, 9, तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या आ रही, y की वैल्यू क्या आ रही 3, तो इट मीन्स बोथ ए एंड बी ऑप्शन आर राइट, एग्रीड एवरीवन, ठीक है, आइडिया क्लियर है। नेक्स्ट देखें, फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, इसका मतलब अगर ये z है तो ये z बार है, और हमें पता है z बार का बार फिर से ले लो तो z आ जाता है, तो z क्या है, इसका बार फिर से ले लो, इसका बार मतलब i को -i से रिप्लेस कर दो, और फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर हैं तो रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, यहां से आ रहा है tan x1 और यहां से क्या आ रहा है tan 2x1, और tan 2x क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि tan x को 1 रखोगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं कि tan x भी 1 आया और tan 2x भी 1, तो नॉट पॉसिबल, तो x की द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई नो वैल्यू ऑफ x, एग्रीड, क्लियर है भाई, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं 16, a1 a2 a3 an प्लस 1 rn ap, और इस सीरीज की वैल्यू बतानी है, ये बड़ी कॉमन सीरीज है, वैसे तो इसका भी आंसर याद होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना है इसका आंसर, अगर a1 a2 a3 ap है तो ap में क्या होता है कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1 इज सेम एज a3 माइनस a2 इज सेम एज an प्लस 1 तक जा रही ना, an प्लस 1 माइनस an, ठीक है, इस सीरीज को d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड कर लिया जाता है, साथ में करते चलो, और नीचे जैसे टर्म है करस्पॉन्डिंग ऊपर भी वैसे ही टर्म रख देते हैं, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 an प्लस 1 माइनस an डिवाइड बाय, साथ में करते चलो सभी लोग, अब इंडिविजुअली डिवाइड कर लो, और अब देख रहे हो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, पहला और आखिरी बचेगा,
एपी का n+1 टर्म कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म प्लस n+1 -1 n+1 -1 इंटू डी, तो an+1 -a1 क्या nd आएगा? इसकी जगह क्या रख दो? nd। क्या बच जाएगा? n/a1 an+1। तो ये क्वेश्चन भी हमें याद होना चाहिए। इसका आंसर आता है n/a1 an+1। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीपी का एबीसी आर इन एपी। एबीसी एपी में है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा। अच्छा, ये इनफाइनाइट जीपी का सम पता होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। यहाँ से निकालो x, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो a है, x a ये y और b में है, तो सिमिलरली y की वैल्यू ये आ जाएगी और c की वैल्यू सिमिलरली ये आ जाएगी। अब यहाँ पे ये लगा दो 2 टाइम्स b, b इज a प्लस सी। सिंप्लीफाई करो फटाफट। एक्स वाई जेड पूछा है, ठीक है। एक्स जेड माइनस जेड, एक्स जेड माइनस एक्स, फिर से एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2xyz माइनस 2xz, xyz माइनस yz प्लस xyz माइनस xy। इन दोनों को ऐड करोगे कैंसिल हो जाएगा ये, 2xyz xy प्लस yz, xyz से डिवाइड कर दो, सॉरी ये xz है, दैट इज xz, xyz से डिवाइड करोगे 2/y, 1/x प्लस 1/z आ जाएगा। इसका मतलब xyz किस में है? HP में। सिंपल। तो xyz आर इन HP, xyz ही पूछा गया है तो दैट विल बी इन HP। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर से जीपी का एबीसी आर इन जी, लॉग a बेस x y, ठीक है। अच्छा, लॉग तभी डील होता है जब लॉग का बेस सेम, लॉग a बेस b है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1/log b बेस a। सबका बेस सेम करने के लिए तुम्हें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, लॉग a बेस x लॉग b बेस x लॉग c बेस x। और ये पता होना चाहिए अगर एबीसी जीपी में है तो लॉग a लॉग b लॉग c किस में होते हैं? एपी में। बेस कुछ भी होता रहे, बेस हाँ पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये नीचे वाले टर्म्स एपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा? एचपी में। सी इज द आंसर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखो, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी सिमेट्री में दे रखा है, इसके रूट्स पूछे गए हैं तो इसको पहले तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 3x²। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। फाइनली आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी एक अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और यहाँ पे वैसे देना चाहिए इनको खासतौर से कि ए बी सी रियल है। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर? ये मेंशन्ड होना चाहिए, नहीं मेंशन्ड है तो अंडरस्टूड मान लेते हैं कि ए बी सी रियल है। तो रियल नंबर्स के स्क्वायर ऑलवेज कैसे आते हैं? पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव नंबर का सम क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। सो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब रूट्स आर रियल। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये बोला जाए कि ए बी सी रियल है और ए बी सी बराबर नहीं है, ए बी सी अगर बराबर नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएंगे। तब डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। क्लियर है? इवन अगर बोला जाए कोई सारे बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई दो बराबर हो सकते हैं। तो अगर सारे बराबर नहीं है तो भी सम 0 नहीं आएगा, तो भी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आई होप नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है डील कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से क्वाड्रेटिक का। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स दे रखा है। ठीक है, यहां से सम ऑफ रूट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, स्क्वायर्स ऑफ रूट निकाल लो। फटाफट करते चलो साथ में। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा आगे रख देते हैं यहाँ। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो आ रहा है 2 माइनस 2a बाई सी। ठीक है, तो फाइनली क्या बना? माइनस बी बाई ए, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 2a बाई सी। चेक करो, सही है? ठीक है, हमसे पूछा क्या गया? ए बाई सी, बी बाई ए और सी बाई बी किसमें है? अच्छा, ये ऑड वन आउट यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2। तो 2 वाले को एक साइड ले आओ, और इसको ऐसे लिख लो। लिखो जरा। अब हमें चाहिए ए बाई सी, बी बाई ए, बी बाई ए भी दिख रहा है, सी बाई बी, सी बाई बी, बी बाई ए। एलसीएम लेके सॉल्व करें। चलो ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी प्लस बी सी क्यूब। सही है इतना? अब इसको किससे डिवाइड कर लें? अच्छा, एक सी कैंसिल हो जाएगी, ये
सी तो कैंसिल हो रहा है, 2a स्क्वायर सी, ए बी सी से अब डिवाइड कर लो, ए बी सी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2a बाई बी, यह आएगा b बाई सी, यह आएगा c बाई बी। इसका मतलब क्या हुआ, देख लो, a बाई सी से स्टार्ट हो रहा है, b बाई ए आएगा, सॉरी दैट इज b बाई ए, तो c बाई ए बाई बी, b बाई सी किस में आ रहे हैं, AP में, चेक कर लो, यही पूछा गया है। इसका रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल किस में हो जाएगा, HP में। HP में, क्लियर, C इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सबको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करो एक बार। डिफरेंट लेटर्स वर्ड्स फॉर्म विद द वर्ड इंटीजर, let m1 be the number of word in which I and n never together, ठीक है। टोटल कितने लेटर्स हैं पहले तो ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, रिपीट क्या हो रहा है, ई 2 बार आ रहा है। तो पहले तो वर्ड मतलब सैंपल प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है, सीधा सीधा परम्यूटेशन क्वेश्चन है, ठीक है। तो m1 पहले निकालना है, आई और एन साथ में ना हो, तो उसके दो तरीके हैं कि आई और एन साथ में कर लो और टोटल से घटा दो या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आई और एन अलग करो, टोटल में से, टोटल कितने थे 7, कितने बचे 5, 5 लेटर्स तुम लोग अगल बगल एम्प्टी स्पेस दे करके अरेंज कर लो, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 ई है। और अब एम्प्टी स्पेस कितने बचे, एक ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6p2 से क्या अरेंज कर लिया हमने, आई और एन को, दैट इज m1, क्या एग्री हो। m2 क्या है, बी द नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड विथ आर, आई से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 लेटर्स आ जाएंगे और एंड विथ आर, तो बीच में जो जो भी 5 लेटर्स आएंगे उसमें 2 ई तो होंगे ही होंगे। तो बस यही तो करना है हमें कि बीच वाले 5 लेटर्स को अरेंज करना है, दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्या पूछा है हमसे, m1 बाय m2, दैट इज 6p2, क्या आ जाएगा 30। तो परम्यूटेशन से भी एक या दो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, ईच ऑफ देम कैन बी स्विच ऑन इंडिपेंडेंटली, द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। तो ठीक है, 10 लैम्प्स हैं, हर एक स्विच के लिए दो ऑप्शन होंगे, या तो हम उसको ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर 10 स्विच हैं तो 2 की पावर 10 वेज, और इनमें से एक तरीका ऐसा होगा जिसमें हमने कोई भी स्विच ऑन नहीं करा, एक भी लैम्प जल जाए तो हॉल में लाइट आ जाएगी, तो उस तरीके को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें से हमने एक भी स्विच ऑन नहीं करा तो लाइट होगी ही नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 102, आई थिंक ये आएगा 1023, 1024 होता है 2 की पावर 10। एग्रीड एवरीवन, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बायनोमियल का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बायनोमियल से भी आना है, और अगर तुम बायनोमियल पढ़ी है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे सीरीज को, C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2। एक बार थोड़ा सा प्रॉपरली देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो हम लिखते हैं C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर एंड सो ऑन, करते चलो साथ में, डिफरेंशिएट कर लो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, C0 हमें चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, C0 चाहिए हमें, चलो
अब बेसिक कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा C1 प्लस 2C2x प्लस 3C3x² एंड सो ऑन, और x को 1 रख दो। तो इस तरह की जो सीरीज होगी उसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। RCR आएगा, आर को 0 रख दो तो 0 इंटू C0 0 हो जाएगा। आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, x को 1 रखो, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। कितना नोट करो, ठीक। वैसे तो इसका तरीका ये है कि इसको x² 1 प्लस x² की n को एक्सपैंड करके डिफरेंशिएट करना होगा। हम इसको जनरल टर्म से करके दिखा देते हैं। ये इसका जनरल टर्म है, हमें सम ही तो चाहिए। हम इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन 2n लिख दो, 2n प्लस 1 NCN, या r लिखना चाहो r लिख सकते हो, जनरल टर्म में यहाँ r लिख दो। r की वैल्यू 0 से लेके n तक अलग अलग स्प्लिट कर लो, r 2NCR RNCR प्लस समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n तक NCR। ये सीरीज अभी देखी हम लोगों ने, क्या आ रही है 2 इंटू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। और अगर याद हो तो ये सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेके NCN तक का सम 2 की पावर n आता है। तो आई थिंक ये आ जाएगा n प्लस 1 2 की पावर n, चेक कर लो, n प्लस 1 2 की पावर n, सी इज द आंसर। तो ये टाइप समझ में आ गया, ये बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद सीरीज के जनरल टर्म में समेशन लगा के हम सीधा सॉल्व कर सकते हैं, और ये सबको पता है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज 2 टू द पावर n। एग्रीड एवरीवन? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस envelope. The chance that all the letters are not dispatched in the right envelope, मतलब all the letters are not dispatched, ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। ऑल द लेटर्स आर नॉट डिस्पैच टू देयर राइट एनवेलप का मतलब हम अकॉर्डिंग टू आंसर ये निकालेंगे कि सारे सही एड्रेस पे ना जाए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे गलत एड्रेस पे जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे सही पे ना जाए, कुछ सही पे चले जाए, एटलीस्ट एक गलत एड्रेस पे जाए। क्या इस बात पे एग्री हो? एटलीस्ट एक गलत एड्रेस पे जाए, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। एटलीस्ट एक गलत पे जाए, इसको एटलीस्ट वाले को हमेशा करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि ऑल एट राइट एड्रेस। क्या एग्री हो? सारे राइट एड्रेस पे जाएं। अच्छा, 4 लेटर्स हैं, 4 एनवलप हैं, एड्रेस एनवलप है, तो सारे राइट पे जाने का एक तरीका, और 4 लेटर्स 4 एनवलप में फिल करने का 4 फैक्टोरियल, 4 लेटर्स 4 एनवलप में रखने का 4 फैक्टोरियल। सो दैट विल बी 1 माइनस 1 बाई 4 फैक्टोरियल। निकालो जरा क्या आता है, वापस आएगा ना, 23/24। एग्रीड एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े। तो याद रखना, नॉट डिस्पैच इन द ऑल द लेटर्स नॉट डिस्पैच इन द राइट एनवलप का मतलब सारे सही पे ना जाए। इसका मतलब ये नहीं हो कि सारे पे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा से फटाफट। अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट, और मैन और वाइफ ये भी पर्टिकुलर ही हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट हस्बैंड सिलेक्शन, हस्बैंड का सिलेक्शन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4। वाइफ का सिलेक्शन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन
ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड। तो हस्बैंड सेलेक्ट हो जाए, वाइफ सेलेक्ट ना हो, या फिर हस्बैंड सेलेक्ट ना हो, वाइफ सेलेक्ट हो जाए। जरा आंसर निकालो फटाफट, क्या है एवरीवन, इसका आंसर निकालो। 2/7, दैट इज क्या 2/7 आ रहा है सबका? याद रहेगा ये टाइप? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रोबेबिलिटी का है, बहुत ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को सभी लोग। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ आउट 3 out of 4 times. He throw a die and report that it is a 6. The probability that is it is actually a 6. अगर अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों ने तो ये क्वेश्चन कर भी चुके हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। दीज आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3 out of 4 टाइम्स, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 4 बार में से 1 बार झूठ बोलता है। अब आगे पढ़ो। He throws a die and report that it is a 6. यार झूठ बोल के भी वो 6 बता सकता है। 6 उसने बोला 6 आया, लेकिन कोई जरूरी तो है नहीं कि 6 आया हो। ये भी हो सकता है 6 आया हो और उसने सच बोल दिया हो। ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5 आया हो, तब उसने झूठ बोल के बोल दिया और 6 आया। He reports that it is a 6. वो रिपोर्ट कर रहा है कि 6 आया है। दैट इज एन ओवरलैपिंग इवेंट। प्रोबेबिलिटी दैट ही रिपोर्ट्स it is a 6 is an overlapping event। और ओवरलैपिंग इवेंट के अकर करने में हम टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। एक बार इसको भी निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है बेस थ्योरम में। आर मान लेते हैं, पी आर। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम लोगों को। हमें पता है कि वो सच बोल रहा है, तब वो रिपोर्ट करे कि इट इज अ 6। हाँ भाई, हमें पता है कि वो सच बोल रहा है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, गिवन दैट टी। हमें पता है वो सच बोल रहा है, तब वो रिपोर्ट करे इट इज अ 6 इंटू पी टी। हमें पता है वो झूठ बोल रहा है, तब रिपोर्ट करे 6 आया इंटू पी एफ। नोट करो। हाँ भाई, क्लियर। हमें पता है सच बोल रहा है और तब वो रिपोर्ट करे कि 6 आया। तो यार जब 6 आएगा तभी तो 6 रिपोर्ट करेगा। और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6। और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 प्लस। हमें पता है वो झूठ बोल रहा है और उसने क्या रिपोर्ट करा है? 6 आया। इसका मतलब क्या क्या आ सकता था? 1 2 3 4 5। इनमें से कुछ भी आ जाए, दैट इज 5/6 इंटू झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, वो रिपोर्ट कर चुका है कि ये 6 आया, देन इट इज एक्चुअली अ 6। तो तभी होगा जब वो सच बोल रहा होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम में करते क्या है, इसको यहां पलट दो और नीचे लिख दो पी आर, टोटल प्रोबेबिलिटी। निकाल लो जरा फटाफट। पी आर बाई टी ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। पी आर बाई टी इज, ये कितना आ रहा था? एंड पी आर बाई टी, ये पी आर बाई टी था। पी आर बाई टी इंटू, सॉरी, पी टी। पी आर बाई टी 1/6 इंटू 3/4 डिवाइड बाई 1/3। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम। निकाल लो फटाफट क्या आ रहा है। 3/,
आगे के लिए याद रखना, आ सकता है ये क्वेश्चन। सो इट्स आंसर इज 3/8। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीन ऑफ 100 आइटम्स इज 49। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, अच्छा ये जो आएगा वो एक सम आएगा, सारे नंबर्स का सम, और सारे नंबर्स का सम क्या आ जाएगा 49 इंटू 100, दैट इज 4900। ओके, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम विच शुड बी दिस वर रॉन्गली रिटन एज दिस। तो इसका मतलब ये जो सम है वो भी गलत हो गया। तो राइट सम के लिए क्या करेंगे, जो गलत आइटम ऐड करे गए हैं उसको सबट्रैक्ट कर दें, और जो सही वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दें। हाँ भाई, क्लियर है सबको? निकालो जरा सम कितना आ रहा है एवरीवन। 5000, और ये सम आ गया, और मीन निकालना है तो क्या करेंगे, 5000 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 50। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन लास्ट टर्म पे भी कर चुके हैं। द मीडियन ऑफ 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट इज दिस। 9 डिस्टिंक्ट एलिमेंट का जो मीडियन आएगा 5th आइटम आएगा इनको। ठीक है, 5th आइटम क्या है 20.5, एंड मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज। लास्ट के 4 को अगर इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, पहले के 4 को इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, मीडियन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज। ठीक है, वैल्यू वाइज उसका कोई मतलब नहीं। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज सिग्मा, देन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। ठीक है, जैसे ये पता भी होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन डिपेंड ऑन चेंज ऑफ स्केल बट नॉट ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन। मान लेते इसको y है, जैसे तो पता होना चाहिए a बाई सी पे डिपेंड करेगा, लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे आगे के लिए कंफर्मेशन हो जाए। हाँ भाई, इतना नोट कर, इसको मान लेते हैं यार कुछ कैपिटल ए एक्स, इसको बी मान लेते हैं। ये एक नया वेरिएबल आ गया y। अच्छा, इसका मीन तुम निकालोगे, सीधा सीधा तुम बार ले सकते हो। ठीक है, एस डी होता क्या है, सिग्मा, एंड दैट इज समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर? हाँ भाई, यहां तक सही है। अच्छा, यहां देखो ये y क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी। फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दो। ठीक, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, स्क्वायर ही तो करना पड़ेगा, करते चलो साथ में। समेशन ले लेते हैं, सब लोग कर रहे हो ना? दोनों का n से डिवाइड कर सकते हो, n इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर? अंडर रूट ले सकते हैं, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n।
इस पूरे का जब तुम अंडर रूट लोगे तो मॉड ए बाहर आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, बोलो। तो क्या ये सिग्मा वाई है? मॉड ए सिग्मा एक्स। एंड व्हाट इज मॉड ए? ए क्या है? ए इज ए बाई सी था, देख लो क्या हो जाएगा नए वाले का, मॉड ए बाई सी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा, ये नोट कर लो सारी चीजें। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के करते जाओ, याद भी करते जाओ, दिमाग में रखो ये क्वेश्चन अगर आता है तो फिर हम डायरेक्ट टिक करके आएंगे। क्लियर? आगे बढ़े तो याद रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे रखो तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा है, क्या करें, रैशनलाइज कर लें। फटाफट करते जाओ, तेजी से पेन चलाओ। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। और अगर इसको देखो तो इस लिमिट को बोलते हैं टाइप 3। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स बाई जी एक्स का अगर फॉर्म आता है तो करते हैं कि जो एक्स की हाईएस्ट पावर है ऊपर और नीचे उससे डिवाइड कर लेते हैं। एक्स की हाईएस्ट पावर अगर देखो तो एक्स की पावर हाफ हाईएस्ट है, रूट एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर भी डिवाइड कर लो नीचे भी डिवाइड कर लो रूट एक्स। तो रूट एक्स अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स बनेगा, एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा 1, और x अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहां और जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। यही चीज यहां पे भी कर लो, रूट एक्स अंडर रूट के अंदर जाएगा तो x बनेगा मतलब 1, फिर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा 1/x, फिर एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो x की पावर 4 बनेगा, और फिर ये रूट एक्स अंडर रूट के अंदर जाएगा, x बनेगा 1 बच जाएगा, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये भी 0, ये भी 0। आई थिंक 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट टाइम के लिए ये भी याद रखना, इट्स आंसर इज 1/2। क्लियर? तो आंसर इज 1/2। नेक्स्ट देखें, तो इस सब में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अक्सर आने वाले क्वेश्चन है, वो सारे इंक्लूड करें हमने। नेक्स्ट फिर से लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टू 0 tan माइनस sin x बाय एक्स क्यूब। वैसे तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, 0/0 फॉर्म है, अदरवाइज tan x को क्या लिख लो, sin x बाई cos x, ये cos x इधर मल्टीप्लाई कर लो, sin x cos x, करते चलो फटाफट साथ में, एंड दैट इज cos x x क्यूब। sin x कॉमन ले लो, sin x बाय x, x टेंड्स टू 0 पे क्या बन जाता है 1, और इस cos x को क्या लिख लें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये cos x अलग लिख लो, ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इधर एक्स स्क्वायर लिख लो, दोनों जगह फॉर्मूले लगाने तो यहाँ बाई 4 इंटू 4 करना पड़ेगा, ये 1, ये 1, cos 0 1, आई थिंक आंसर इज 1/2। एल हॉस्पिटल में काफी टाइम लग जाता है इसमें, चेक कर लो
क्या इसका आंसर 1/2 आ रहा है एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़े। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व सबका? नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, ये रेट मेजर से है, बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। रेट मेजर में हमेशा dv बाई dt निकालते हैं, आई थिंक आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस आ जाएगा। ठीक है, ये रेट दे रखा है, रेट मेजर dv बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं, एंड दैट इज गिवन टू बी 900। यूनिट का तभी ध्यान देना जब यहाँ पे यूनिट चेंज हो जाए, वो नहीं रखी है तो सीधा सीधा भूल जाओ यूनिट। अच्छा, डी आर बाई डी टी भी आएगा, सॉरी यहाँ पे आर, क्योंकि रेडियस रेडियस इंक्रीज करेगी तभी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो डी आर बाई डी टी इज 900। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ वॉल्यूम, जब रेडियस इतनी है तो ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछा है हमसे, तो डी आर बाई डी टी पूछा है 900, 4 पाई की जगह रख दो 22/7, आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। जरा निकाल लो फटाफट, निकालो सभी लोग, पूरा सॉल्व करो। 7/22, दिस इज द आंसर। चेक कर लो एक बार, क्या ये आंसर आ रहा है? ठीक है, आइडिया लग रहा है ना किस तरह के क्वेश्चन, और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जामिया के लिए, हर एग्जाम के लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व, टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन, वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स को जरा 0 रखो, e की पावर 0 1, तो वाई बी आ गया, मतलब इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट बतानी है, तो सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर माइनस एक्स बाई ए का ई की पावर माइनस एक्स बाई ए, और माइनस एक्स बाई ए का माइनस, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें बतानी कहाँ है? 0, बी पे, एक्स को 0 रख दो तो ये स्लोप आ गई। पॉइंट हमें पता है y माइनस वाई वन एम टाइम्स x माइनस एक्स वन, तो बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दो, डी इज द आंसर, ए बी से डिवाइड कर दो। तो आई थिंक आइडिया लग रहा है किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। इसके आगे वाले क्वेश्चन एक बार अपने आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो अब हमारा काम यह है कि पूरा प्रॉपर सिलेबस रिवाइज करके फिर एग्जाम देना, ठीक है।